टेंथ से जब पास करके 11th क्लास में आते हो, टेंथ में जब तक हम होते हैं तो वहाँ पे हम साइंस पढ़ते हैं और साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों होती है एक ही साथ। अब यहाँ पे जैसे ही आप 11th में आते हो तो टेंथ और 11th के सिलेबस में दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। क्या है? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मेरे इसके बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका मोरल डाउन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 11th में फिजिक्स वही बच्चा पढ़ता है जो 10th पास आउट करके आता है, ये आप जानते हो। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया तो मेरे लेवल का नहीं है, वो सब आपके लेवल का ही है, ठीक ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम 10th पास आउट करके आते हैं तो वहाँ पे हम फिजिक्स का जो पोर्शन होता है वो 3 और 4 चैप्टर होता है, 3 और 4 चैप्टर होता है और वो भी बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। और जो उसका 3 और 4 चैप्टर्स होता है वो 11th के एक चैप्टर में मेंशन होता है। अभी मान लो, तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ से ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये देखना है कि जब भी हम 11th क्लास में पढ़ने के फिजिक्स पढ़ना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जानना होता है कि व्हाट इज़ द रियल मीन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है, इसको जानना सबसे बड़ी ज़रूरी है। तो जहाँ पे जब फिजिक्स की बात आती है कि फिजिक्स क्या होती है, तो फिजिक्स की एक सिंपल से डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, जो नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के साथ डील करती है। डील करने का सेंस क्या होता है, यहाँ पे बोल सकते हो जो नेचर में, जो प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में जानना, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में यही जानना जो होता है फिजिक्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं कि अगर हम देखते हैं रात के टाइम पे हम लोग सोते हैं तो आसमान में देखते हैं तारे चमकते हैं, तो तारे क्यों चमकते हैं इसके बारे में जानना फिजिक्स है, ठीक ना। बारिश कभी होती है तो आप देखते हो रेनबो निकलता है, रेनबो, और जो रेनबो निकलती है बारिश के टाइम पे, ऐसे कभी कभी वैसे भी तो आपको दिखेगी रेनबो फॉर्म होते हुए, तो क्यों रेनबो निकल रही है। या आप मॉर्निंग में उठते हो सो करके, जैसे ही उठते हो तो वहाँ पे जब भी सन को देखते हो तो काफ़ी रेडिश होता है, काफ़ी रेड कलर में होता है। और शाम के टाइम पे भी आप देखते हो कि जब वो बैठने लगता है, डूबने लगता है, तब भी वो रेड कलर में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और दिन में तो रेड कलर नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो इन सारी घटनाओं के बारे में ये सब चीज़ जानना ही हमें क्या कहलाती है, ये मेरी फिजिक्स कहलाती है। तो ये मैंने कहा कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। बट इन 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि हमें फिजिक्स पढ़ने से पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने पड़ते हैं। अब क्या होता है मैथमेटिकल टूल्स, तो आप ये बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक लैंग्वेज होती है, लेकिन मैथमेटिक्स खुद में फिजिक्स नहीं होती है, खुद में फिजिक्स नहीं होती। लेकिन मैथमेटिक्स जो है एक लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है? फिजिक्स की। और जब लैंग्वेज है तो अब इसकी भी मैं आपको बता दूं कि इस मैथमेटिकल टूल्स की पढ़ने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस हम जान लेते हैं। फिजिक्स का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं, कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि बिना मैथमेटिकल टूल्स के आप सॉल्व कर लो। कभी कुछ लोग इसको पढ़ाते नहीं, डायरेक्ट हम फिजिकल वर्ड से निकल लेते हैं, लेकिन फिजिकल वर्ड नहीं, पूरी फिजिक्स को पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा मस्ट होता है कि आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने होते हैं। अब मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता है वो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन इतना जानो कि बिना मैथमेटिकल टूल्स के कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर का आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक ना। मोस्टली 95% और 99% जो फिजिक्स का सिलेबस है, वो जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उस सब के सब में इन सब का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसको पढ़ने से पहले बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि हम 10th से आते हैं, 11th का सिलेबस बहुत ब्रॉड देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो डे बाई डे अपने टॉपिक को मीट आउट करते हुए चलेगा, डे बाई डे अपने छोटे छोटे टारगेट को, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए चलेगा और डेफिनेटली अच्छे से समझ ही लेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको सामने आती रहेंगी हर चैप्टर, चाहे जो नया हो या पुराना हो। लेकिन फिर भी पढ़ते तो वही बच्चे हैं ना जो 10th पास आउट होके, और आप सब लोग 10th पास होकर के ही आए हो और अच्छे से
आपने मार्क्स को गेन किया। तो आगे को देखते हुए हम चलते हैं, ठीक है ना, कि अब क्या होता है मैथमेटिकल टूल्स। देखिए अब मैथमेटिकल टूल्स, मैंने बताया कि मैथमेटिकल टूल्स टोटल मैथमेटिक्स है। अब इस मैथमेटिक्स में हम उतनी ही सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उतनी ही मैथमेटिक्स जितनी मेरे फिजिक्स में ज़रूरत है। बाकी क्या कहते हैं, अभी जितने टॉपिक्स इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक खुद में भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा इसकी एरिया ज़्यादा है। लेकिन हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं इस समय मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और फिजिक्स में मैं उतनी ही मैथमेटिक्स पढ़ूंगा जितनी मुझे ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो पढ़ेंगे, और जो बायो के बच्चे इसमें बैठे हैं उनको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, इतनी मैथमेटिक्स की जितनी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, हम बात करते हैं कि क्या होती है। देखिए जो हमारी फिजिक्स में सबसे पहले मैथमेटिक्स की जो ज़रूरत होती है वो कौन सी होती है। सबसे पहले हम अलजेब्रा की होती है। अलजेब्रा आप 10th क्लास में पढ़े हुए हो। अब अलजेब्रा में भी एक पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो क्या होता है, अलजेब्रा में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हो, एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जिस इक्वेशन की डिग्री सेकेंड हो, मीन्स 2 हो, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में 10th में पढ़ा, अभी इस पे बात करते हैं। देन कॉमन आइडेंटिटीज़। अब क्या होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन एंड आइडेंटिटीज़, तो बेटा यहाँ पे दिया गया है लाइक दिस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैं रिमाइंड करा रहा हूँ अब कैसे इसका इनिशियल पॉइंट होता क्या है। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जितने भी यहाँ पे आइडेंटिटीज जो भी लिखी हुई है, ये सारे सबसे पहले आपको पता है, और इसका यूज़ हम करते हैं जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम कुछ है, अभी बायनोमियल थ्योरम पे हम पढ़ते हैं, बट कॉमन आइडेंटिटीज़ यही है। कुछ एक दो और ज़्यादा है इसमें बढ़ती जाती है, कुछ और भी आप बोल सकते हो, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ऐसे भी और ज़्यादा आप कर सकते हो। ये तो कॉमन आइडेंटिटीज़, ये तीनों रही अलजेब्रा से। अलजेब्रा के बाद क्या होता है, हम लॉग्स पढ़ते हैं, लॉगरिथम पढ़ते हैं। जब लॉग पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक नया टॉपिक आ जाता है कि लॉग क्या है, तो अभी लॉग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज इसका है, डिफरेंशियल कैलकुलस का। ये 11th में क्या जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको मैथ्स में मिलेगा, इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया इसकी मिलेगी। तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये 2 पार्ट में पढ़ना है, एक तो डिफरेंशिएशन के पार्ट में और एक इंटीग्रेशन के पार्ट में। तो डिफरेंशिएशन का सेंस ये होता है कि जब भी छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पार्ट को मिला करके एक बड़े पार्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि उसको डिवाइड कर करके अलग कर देना, मीन्स उसको अलग, उसके फैक्टर को अलग कर देना। तो किसी चीज़ को, किसी एक बड़े इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, या वहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन का टर्म ही यहीं से आया है कि इंटीग्रेट होना, मीन्स एक कर दो, छोटे छोटे पार्ट को मिला के एक कर दो, वहाँ पे इंटीग्रेशन का है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ से ब्रेक कर देंगे, यहाँ से फिर सम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी इसको हम देखेंगे, बस इसका सेंस समझने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसको 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं। इसके आगे आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री कौन ऐसा है कि नहीं जानता है, आप 10th में बड़े अच्छे से पढ़ते हो कि ट्रिग्नोमेट्री, और 10th में जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है वही सारी की सारी यहाँ पे यूज़ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा नया टॉपिक है ही नहीं है कि जो हमको मिलेगा कि 12th में आकर के मिल जाता। हाँ, 1-2 इक्वेशन रिलेटेड ऐसे होंगे तो क्या कहते हैं आपको तब भी वो मिल जाएंगे वहाँ पे, और बाकी सारा का सारा 10th क्लास का। तो आपको ये 2 चीज़ यहाँ से बड़े ही अच्छे से मिल रही है कि अलजेब्रा और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ा, लेकिन अब चलो हम आगे बात करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी बात करना शुरू करते हैं, अब हम इसके आगे जैसे चलते हैं, तो हमने बताया कि सबसे पहला एक पॉइंट को हम मीट आउट करते हैं। बेटा कॉमन आइडेंटिटीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, सारी कॉमन आइडेंटिटीज़, ये आपको याद होनी चाहिए। और ज़्यादा आप लिखते हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये सारे फार्मूला आप याद कर लेना। यहाँ से कॉमन आइडेंटिटीज़ हुई, यहाँ पे लिखा गया है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताया क्या होता है, सेकेंड डिग्री का होता है। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, यही कंडीशन होती है, सेकेंड डिग्री। अब सेकेंड डिग्री का सेंस यहाँ से ध्यान देना बेटा, जिस पे जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तो यहाँ से आगे आते हैं। तो इस टर्म में यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्यों इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में देखो हमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 मिली। जहाँ पे भी डिग्री हाईएस्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। ये तो यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से हमको क्या निकालना होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x की वैल्यू, वेयर c विद द कांस्टेंट टर्म, यहाँ से हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू, तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था वो क्या है, ध्यान देना, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ से बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ से आ जाता है। ये फार्मूला मेरा यूज होता है, दिख रहा है ना, तो ठीक है, वहाँ पे देखना, पीछे तक दिख रहा है ना। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका फार्मूले का यूज़ करते हैं। चलो अब इसके पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो एग्जांपल यहाँ से देखते हैं वो यहाँ से बंद करो, ठीक है। तो अभी जैसे इस पे अब क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका फार्मूला दिया गया है। तो अब आपको देखो इस पे सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल 0, 6 इज इक्वल 0। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, x की वैल्यू। तो इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बस 1 मिनट देखना, ये तुरंत सॉल्व हो जाता है। कंपेयरिंग, यहाँ से बेटा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, या विद, अब किसके साथ कंपेयर करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ इसके साथ कंपेयर कर देना है, ठीक ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब जब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ a इज इक्वल क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है, b इज इक्वल क्या मिलेगा, माइनस 13 मिलेगा, c इज इक्वल क्या मिल रहा है, 6 मिलेगा। अब जब ये वैल्यू हमको मिल गई तो हम क्या करते हैं, अब इस फार्मूले पे, इस पे हम रख देते हैं सारी वैल्यू को। देखो अब यहाँ से x इज इक्वल माइनस, ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है, b क्या है बेटा, माइनस 13, फिर प्लस माइनस इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स माइनस 13 स्क्वायर माइनस 4ac, a भी 6 है, c भी 6, यहाँ से देन 6, अब इसके डिवाइडेड बाई 2a, a मीन्स 6, क्लियर ना। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस माइनस, क्लियर दिख रहा है ना, प्लस माइनस, यहाँ से देखो बेटा स्क्वायर ऑफ 13 क्या हो जाएगा, 169 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, यहाँ से 24 और मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ से 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 2 14, 144, यहाँ से 144 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स यहाँ से 6 2 जा 12, क्लियर, कोई डाउट। अब इस पे देखते हैं, यहाँ से बेटा प्लस 13 प्लस माइनस इन ब्रैकेट 169 से 1, यहाँ से 49 से 4 निकालते हो बेटा 5, 6 से 4 यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम देखते हैं तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हो। सिंप्लीफाई कैसे करते हो, 13 प्लस माइनस 25 का रूट यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ से नीचे दिख रहा है यहाँ से देखिएगा, ठीक ना। अब x इज इक्वल हम क्या करते हैं, एक बार इसके साथ प्लस की वैल्यू ले लेंगे,
एक बार माइनस की, तो 13 देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 + 5 डिवाइडेड बाई 12, एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी क्या, 13 - 5/12, एक वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ से जो यक्स की वैल्यू हमें मिल रही है वो 13 + 5 18 हो जाएगा। तो एक तो आ गई 18/12, एक तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो 3/2 हो जाएगा। एक वैल्यू हमें ये मिल गई, क्लियर। दूसरी वैल्यू 13 से 5 निकलता है तो यहाँ से 8 बच जाएगा, तो यहाँ 8/12 होगा, जो 4 2 जा 4 3 जा = 2/3। एक यक्स इज इक्वल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू हमें निकली, एक तो मिल रही है 3/2 और दूसरी क्या हो रही है 2/3। तो ये होता है कि जैसे हमने अलजेब्रा, अभी हमने कहा अलजेब्रा में 3 चीज़ पढ़ते हैं, कॉमन आइडेंटिटीज आपके सामने हो गया। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही यूज होता है। अब तीसरा आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो हम बाइनोमियल थ्योरम की बात अब आगे कर रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। ध्यान देना अब यहाँ से बेटा बाइनोमियल थ्योरम पे। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, अभी जैसे हमने बताया कि कॉमन आइडेंटिटीज हो गया मेरा, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों वहाँ से फिनिश हो गया। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही है हम लोगों के उसमें, इसलिए टेंशन मत लेना। अब आगे क्या करना है, हमको पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। अब क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, देखो बाइनोमियल थ्योरम में एक सबसे अच्छा यही एक लाइन याद रखना, 1/x⁴n। इसी फार्मूले को, यही पूरी थ्योरम यहाँ पे, इसी पे पूरा का पूरा जितना मेरे ज़रूरत का है वो बस यही है। यहाँ से देखना 1 प्लस, इसको जैसे एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 + n(x) प्लस n × n-1। यहाँ से देखना n × n-1 इंटू, अब यहाँ से क्या हो जाता है यक्स, यहाँ यक्स था, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ए फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ से आते हैं n × n-1, n-2 इंटू x⁴ था, यहाँ x⁴ हो जाएगा और /3 फैक्टोरियल प्लस डॉट। यहाँ से क्या हो जाता है, ये इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे इस बाइनोमियल थ्योरम को याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो कैसे होता है, 1 + nx प्लस n × n-1 इंटू x² 2 फैक्टोरियल। ध्यान देना जो इसका स्क्वायर होगा वही फैक्टोरियल नीचे होगा, यहाँ पे x³ 3 फैक्टोरियल। अब क्या होता है कि अगर फैक्टोरियल मीन्स देखते हो तो यहाँ पे बेटा कुछ भी दिया गया हो, जैसे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जो भी दिया गया उसका सेंस होता है 2 × 1। अब 3 फैक्टोरियल दिया गया तो क्या होगा, 3 × 2 × 1, ये चीज़ होता है। ऐसे इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर 4 फैक्टोरियल दिया गया तो 4 × 3 × 2 × 1, फिर वहाँ से 5 फैक्टोरियल दिया गया, 8 दिया गया, तो 8 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए आना है। ये होता है फैक्टोरियल का सेंस। लेकिन अगर यहीं पे जो यक्स की वैल्यू है, यहाँ पे इफ़ mod ऑफ यक्स, जो यक्स की वैल्यू है, mod ऑफ यक्स इज़ वेरी लेस देन 2 1, अगर इस टर्म में जो यक्स की वैल्यू है वो 1 से छोटी है तो हम क्या करते हैं, इसको 1 + x⁴n को अप्रॉक्सीमेटली 1 + nx लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 1 + nx। यही मेरा सॉल्यूशन होता है। कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया और उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बट इन दैट टर्म if x is less than 2 1, जब x 1 से लेस देन होगा then you can write there 1 + x⁴n approximately equal to this। वो दो ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है। या वहाँ लिखते समय हम लिखते हैं कि द हायर पावर ऑफ x कैन बी निग्लेक्टेड, ऐसे हो जाता है। चलो ठीक है, अगर ये हुआ तो अब इसके आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ से एक एग्जाम्पल देखो क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा। The acceleration due to the gravity at a height h above the surface of the earth radius r, जिसका रेडियस r है, is given by,
जी डैश इज इक्वल जी आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच स्क्वायर। इसी के आगे यहाँ दिया गया है इफ एच इज लेस वेरी वेरी लेस देन टू आर, अगर एच क्या है बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, आर के कंपेरिजन में, रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेरिजन में, सो दैट दिस जी डैश इज इक्वल जी 1 माइनस 2h बाई आर। हमको यही प्रूफ करना है। क्या करना है, इस चीज़ को प्रूफ करना है। किस कंडीशन में, जब h वेरी वेरी लेस देन 2r हो, और दिया गया आपको ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो चलो अब बायनोमियल थ्योरम का देखो हम यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यहाँ से हम यूज कैसे कर रहे हैं, इसको देखिए यहीं से। इस पे बेटा ध्यान देना 1 मिनट के लिए। इस पे सबसे पहले आ जाओ। अब यहाँ से देखते हैं जी डैश क्या दिया गया। सबसे पहले आपको दिया गया जी डैश इज इक्वल जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। यहाँ से फिर से हम लिखते हैं जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आर बाहर ले लो ब्रैकेट के बाहर, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर ना। अब यहाँ से क्या हो जाता है, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। जब इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो इसके आगे देखो फिर क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ से बचा जी, न्यूमरेटर के टर्म में जी बचा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं इसको, 1 प्लस एच बाई आर टू पावर -2। क्लियर ना। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। कहने का सेंस जो आगे हमको अगले टर्म में यहाँ पे मिला वो क्या मिल रहा है, जी डैश इज इक्वल, यहाँ से जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एच बाई आर टू पावर -2। क्लियर, पीछे तक दिख रहा है, चौक दिख रहा है ना। यहाँ से देखना बेटा। अब इसके बाद जैसे ही इसके आगे चलते हैं यहाँ से, अब इस पे क्या करते हैं, इसी इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन मुझे फाइंड आउट हुआ इसी पे हम बायनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देखो अब यहाँ से कैसे अप्लाई करते हैं, जी डैश इज इक्वल, यहाँ से जी मीन्स ब्रैकेट के बाहर रहेगा, इन ब्रैकेट। अब देखो भैया 1 प्लस एच बाई आर टू पावर -2, तो इसी को रख दो यहाँ पे 1 प्लस एच टू पावर n, वही चीज़ हो रहा है। देखो यहाँ 1 प्लस n एक्स, n क्या हो रहा है -2 n, यक्स क्या है h बाई आर, यहाँ यक्स तो यक्स ही था, यहाँ पे यक्स क्या हो रहा है h बाई आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h बाई आर। क्लियर, कोई डाउट। उसके आगे फिर प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा n इंटू n -1, n क्या है मेरा -2, यहाँ से देखो -2 n हो गया, n -1, -2 से -1 करोगे -3 हो जाएगा, तो यहाँ से -3 इसी पे देखो रखते हुए चल रहे हैं, इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यही चीज़ यहाँ पे पूरा h बाई आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h बाई आर का होल स्क्वायर। क्लियर ना। डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, प्लस उसके आगे क्यूब के टर्म में, उसके आगे हम डॉट कर देते हैं कि उसके आगे वैसे हम एक्सपेंड करते हुए गए हैं, ये चीज़ यहाँ से हम मान लेते हैं, ठीक ना। इसको देखो अब यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से भैया आगे देखो, अब इतना हो गया टर्म ना, लेकिन इसी टर्म पे क्या बोल रहा है कि यहाँ से एच इज वेरी वेरी लेस देन 2r, यहाँ पे दे रहा है एच इज वेरी वेरी लेस देन 2r, r से बहुत छोटा है। जब एच r से बहुत छोटा है तो एच बाई आर, जब यही ऑलरेडी एच r से छोटा है, देन एच बाई आर या इज आल्सो वेरी स्मॉल, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। भाई अभी तक क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है यह चीज़ ऑलरेडी आपको दिया गया है,
तो एच बाई आर क्या हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा। और अगर इसी के स्क्वायर को जितना बढ़ाते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, बहुत ही निग्लेक्जिबल टर्म में आ जाता है। और जब इस टर्म में आ जाता है तो हम यहीं पे लिखते हैं कि क्या होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एच बाई आर कैन बी निग्लेक्टेड। जो एकदम निग्लेक्जिबल टर्म में आ जाता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब इस टर्म को, अब निग्लेक्ट क्या होगा, वहां पे स्क्वायर का टर्म निग्लेक्ट हो गया, उसके आगे अगर क्यूब का होता तो क्यूब का टर्म निग्लेक्ट हो गया। तो मेरे पास अब बचा हुआ क्या है, यहां से जी डैश इज इक्वल जी इन ब्रैकेट 1, इस ब्रैकेट यहां प्लस माइनस माइनस 2h बाई आर, ये चीज यहां से मिला। जी डैश इज इक्वल जी 1 माइनस 2h बाई आर, और यही हमको प्रूफ करना था। जी डैश इज इक्वल जी 1 माइनस 2h बाई आर। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये चीज हमारा यहां से होता है अलजेब्रा फिनिश। क्या हो गया, अलजेब्रा फिनिश हो गया। अलजेब्रा में मैंने क्या पढ़ा, कॉमन आइडेंटिटीज, जो आपको पता है और लिखा भी गया था, उसको आपको पढ़ना है, याद करना है, कॉमन आइडेंटिटीज। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम पे भी एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये चीज़ क्या कहते हैं, यहाँ से मिट आउट हुआ। क्लियर ना, सॉरी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एक्चुअली में एनसीईआरटी में मैथमेटिकल टूल्स ऐसे दिया ही नहीं गया है। वहाँ पे कहाँ पे दिया गया, किसी रिफ्रेशर बुक उठाओगे और सारी बुक्स उठाओगे तो वहाँ इस सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद लॉगरिथम और कैलकुलेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथम, दिख रहा है ना। तो लॉगरिथम अगला टॉपिक जो हमारा है मैथमेटिकल टूल्स का। तो लॉगरिथम में जो आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, या आप बोल सकते हैं इसका फार्मूला है। अब कभी कभी मन में एक चीज़ और आता है कि जैसे अभी हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम आई कहाँ से, बाइनोमियल थ्योरम आई कहाँ से, या फिर उसका प्रूफ क्या है, कैसे। देखो इन सारी चीज़ों का मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल दिया गया है, बट मैंने आपको बताया कि अभी इस समय मैथमेटिक्स जो है मेरे लिए एक लैंग्वेज की तरह है, लेकिन मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे सिर्फ उतनी ही मैथमेटिक्स पढ़ना है जितना मुझे ज़रूरत है। तो कभी ऐसा नहीं आने वाला है कि हाँ इसको प्रूफ करिए, इसको एक्सपेंड करिए, ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ उसका यूज आता है। तो जो यूज आता है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो नॉर्मली अब जब लॉग में जब आ जाता है तो लॉग का टर्म क्या होता है, एक सबसे बड़ा एक नया टॉपिक होता है। लेकिन उससे पहले बेटा, जहाँ पे भी कभी लॉग से पहले दो चीज़ें, जो a टू पावर 0 दिया गया, चाहे a टू पावर 0 दिया गया हो, चाहे x टू पावर 0 दिया गया हो, चाहे b टू पावर 0 दिया गया हो, चाहे x y z p q r कुछ भी पावर 0 दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। आपको पता भी होगा, और नहीं है तो इसको याद रखना। किसी भी इसके एक्स वाई जेड पी क्यू आर कोई भी अल्फ़ाबेट होगा उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है। और किसी भी अल्फ़ाबेट की जो पावर अगर 1 होती है तो ऑलरेडी वो वही सेम होता है। जैसे a टू पावर 1 a होगा, b टू पावर 1 b होगा, p टू पावर 1 p होगा, z टू पावर 1 z होगा, ऐसे होता है। और बेटा उसके आगे जैसे आते हैं यहाँ पे log 1, यहाँ पे a एज अ बेस ईयर, ठीक ना, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, a होती है। अब इसको आपको याद रखना है। log a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 1 की वैल्यू a होगी और log a की वैल्यू 1 होगी। क्लियर ना। इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और है वो क्या चीज़ है, वो यहाँ से आ जाता है, देखना। तो log m n, जहाँ पे भी a, यहाँ पे देखना दो अल्फ़ाबेट जब भी लॉग के टर्म में मल्टीप्लिकेशन टर्म में होंगे तो उसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, log m प्लस log n। मैंने कहा a एज अ बेस ईयर यहाँ पे, ठीक ना, a ऑलरेडी लगा होगा। यहाँ पे log m बाई n जहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में होगा वो क्या एक्सपेंड करोगे तो log m माइनस log n हो जाएगा। वो वहाँ से क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देन आगे log m टू पावर n, तो इसको क्या लिखोगे, n आगे आ जाता है, n log m आ जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इसका यूज होता है। अब देखो यूज में अगर एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो। जैसे अभी दिया गया है यहाँ पे, इसको log के फॉर्म में अगर तुमको दिया गया है, जैसे सपोज दैट log 2 टू पावर 3, इसको अब इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 आगे हो जाएगा और यहाँ से log 2। अब ये होगा, इसकी वैल्यू क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है,
तो ध्यान देना 3 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन टर्म में है, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, बट जो log 2 यहाँ पे log 2 दिया गया बेटा, ये log की टेबल होती है। अभी आपको पढ़ने में केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज log का है, और जो मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ही। तो log की जो वैल्यू होती है log 2, log 3, ऐसे log की जो वैल्यू, log और एंटी log दो होते हैं, तो log की जो वैल्यू होती है उसकी टेबल दी गई होती है, उस टेबल से उसकी वैल्यू को देखना होता है। उसकी वैल्यू, सारी वैल्यूज किसी को याद नहीं होती है कि हाँ हमको याद ही रहेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, एग्जाम में भी आपको एक टेबल मिलेगा, उस टेबल से आपको सर्च कर लेना होता है, और जब पढ़ते हो तो बुक्स में टेबल्स दी गई होती है उससे, तो जो log की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं log के टर्म में। अब यहाँ से ये चीज़ हुआ, अगर हमने वही चीज़ यहाँ से कुछ भी, अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया कोई भी log का ये टर्म, तो एक ये दे दिया गया, अगर यहाँ से log 2/3 दिया गया हो तो इसको एक्सपेंड करना हो, तो 2/3 को तो यहाँ से भैया क्या कर दोगे, log 2 माइनस log 3 ऐसे एक्सपेंड करोगे। क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से log का टर्म है, और इतने ही log का यूज हमारे फिजिक्स में किया गया है, तो इसको ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सबसे पहली चीज़ अलजेब्रा के बाद log का जो यूज़ दिया गया है, ये सारी चीज़, ये फार्मूला बट याद होना चाहिए बेटा, ये याद होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कैलकुलस पे। जब कैलकुलस पे बात करते हो तो कैलकुलस में हमने कहा वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिफरेंशिएशन का टर्म होता है और एक इंटीग्रेशन का टर्म होता है। तो देखिएगा, जैसे जब डिफरेंशिएशन के टर्म में आते हो, यहाँ से दिया, अब हम बात करते हैं किस पे, डिफरेंशिएशन पे। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस भी लिखा गया होगा, कुछ भी लिखा गया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन, मैंने कहा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी पार्ट को, किसी एक बड़े पार्ट को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, अलग कर देना। सपोज दैट y बी द, यहाँ से सपोज दैट y बी द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये y जो है फंक्शन है किसका, x का है। अगर कोई भी एक यहाँ पे, चाहे y यहाँ पे x का फंक्शन है, कोई भी एक दूसरे का जब फंक्शन है, तो ध्यान रखिएगा उन दोनों में से किसी एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि जैसे इस यहाँ से, अब देखिएगा, अगर इसको हम देखते हैं तो x को, मीन्स y बी द फंक्शन ऑफ x, अगर x को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, किससे, हम बोलते हैं कि जैसे इसको चेंज करते हैं, या बोल सकते हो व्हेन वी इंक्रीज द स्मॉल अमाउंट ऑफ x। जैसे अब स्मॉल अमाउंट ऑफ x का मतलब मैंने डेल्टा x इसको इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y की भी जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा y हो जाएगी। ठीक है ना, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या होगा, कहने का सेंस, ए जब भी इंक्रीज करेगा तो भी करेगा, और इसका जो बेटा यहां से रेशियो होता है डेल्टा y अपान डेल्टा x, ये क्या होता है, एक डेरिवेटिव फॉर्म में आता है, और इसको क्या बोलते हैं, द रेट, यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y क्या कर रहा है, y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा और लिमिट के फॉर्म में ले लेते हो। अब लिमिट के फॉर्म में कैसे ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिमिट अगर इसका ले लेते हैं, लिमिट किसकी, लिमिट डेल्टा x, इसको एक लिमिट फिक्स कर, डेल्टा x टेंस टू 0। जब हम इसको क्या कर देते हैं, डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये डेल्टा y अपान डेल्टा x जो होता है ये क्या हो जाता है, ये dy बाई dx के फॉर्म में आ जाता है। किसके फॉर्म में आ जाता है, dy बाई dx के फॉर्म में आ जाता है। और जो ये डेरिवेटिव्स यहाँ पे दिया गया है, ये जो डेरिवेटिव्स दिया गया है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि y विद अ फंक्शन, ये y क्या है, फंक्शन है, बट क्या हो रहा है, कि मीन्स ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। यहाँ पे क्या हो रहा है, y, वही सेम चीज़, यहाँ पे y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जैसे लिमिट मैंने ले ली, यहाँ पे dy बाई dx मिल गया, और ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म को एक सिंपल सी और उसमें लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे कोई भी, जैसे x है, x को मैंने मान लिया एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ी चीज़, कोई कुछ है, इसको जैसे
और ज़्यादा थोड़ा सा इसको न्यूट्रल थोड़ा सा नॉर्मल के छोटे पार्ट में इसके जाते हैं, तो यहाँ पे x को हम डेल्टा x लिखते हैं। डेल्टा x को जब लिमिट में ले लेते हैं तो ये dx आ जाता है। अगर इन तीनों टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, dx होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट dx होता है, ठीक ना। वही चीज़ यहाँ पे क्या था, y विद द फंक्शन ऑफ x, इसको लेते हुए यहाँ पे ड्राइव करते हुए हमने आया, और इसकी जैसे मैंने डेल्टा y अपान डेल्टा x का मैंने लिमिट लिया, देन वी गेट dy बाई dx। तो यहाँ से चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। अब मिलना यहाँ पे कहने का सेंस, अब आपको एक पार्ट मिल जाता है dy dx ऑफ y। तो ये क्या है, y विद द फंक्शन ऑफ x, बट y क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी वहाँ पे dy बाई dx का सिंबल लगा होगा। क्या लगा होगा, dy बाई dx लिखा गया होगा, इसको एज अ सिंबल अब समझ लो आगे यूज़ करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ तक समझ में आ गई, कोई बात तो नहीं। अब इसके आगे हम चलते हैं कि आगे अब इसको देखते हैं कि इसमें और सारे क्या हैं, ठीक ना। ठीक, एक मिनट रोकना। ओके, ध्यान देना यहाँ से। जैसे इसके आगे एक कॉमन जो फार्मूला इसमें यूज़ होता है, जो जनरल फार्मूला, अभी और आगे बता रहे हैं। जनरल फार्मूला इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है बेटा वो यही होता है। यहाँ पे ये चीज़ x टू पावर n इज इक्वल n x टू पावर n माइनस 1, इसको हमेशा याद रखना है। x टू पावर n इज इक्वल n x टू पावर n माइनस 1। और दूसरा क्या होता है, dy dx ऑफ c एज अ कांस्टेंट टर्म हियर, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी। अगर dy dx ऑफ 2 यहाँ दे दिया गया, dy dx ऑफ 4 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, किसी भी न्यूमेरिकल जो टर्म होता है, कोई भी न्यूमेरिकल जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्लियर ना, पीछे तक दिख रहा है ना। तो यहाँ से देखना, वो अब अगले टर्म में अगर दूसरा कोई भी इक्वेशन 2 टर्म में अगर दिया गया हो, जैसे y इज इक्वल यू वी दिया गया है, यू वी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखो अब dy dx लग गया सिंबल ऑफ y इज इक्वल, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कहने का सेंस ए देखो, dy dx ए हो गया dy dx ऑफ v, सेकेंड का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यहां से ऐसे हो गया। क्लियर। जब वहां पे कभी भी यू वी मीन्स 2 कोई भी वैल्यू आपस में मल्टीपल में होगी तो ए वहां पे फार्मूला यूज होगा। आगे क्या होगा, y इज इक्वल यू बाई वी, अगर कोई भी 2 वैल्यू या 2 इक्वेशन डिवीजन के फॉर्म में होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, अब यहां से देखो बेटा इसका यूज क्या करते हैं, dy dx ऑफ y इज इक्वल, यहाँ पे होता है क्या है, न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ए है, सॉरी ए न्यूमरेटर ए डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या होता है, हम थोड़ा सा गलत बोल दिए यहाँ पे बेटा, ध्यान देना। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स की जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा ई टू पावर एक्स ही होगा। जैसे ई टू पावर 2 दे दिया गया, ठीक ना, ई टू पावर 2 ई टू पावर एक्स दे दिया गया तो ई टू पावर एक्स ही हो जाएगा उसका, ठीक ना। जैसे ई टू पावर 2x तो ई टू पावर 2x लिखा जाएगा, बाद में 2x का डिफरेंशियल। चलो इस पे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसे तो मान लो ये हो गया, एक्चुअली एकदम नया टॉपिक होता है 10th के बच्चों के लिए, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या कहते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए एक एक न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल, अगर आपको यहाँ पे जैसे दिया गया y इज इक्वल x टू पावर 5 x टू पावर 3 प्लस 10 ये दे दिया गया। लेकिन इससे पहले और एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे आपको दे दिया गया, यहाँ से कुछ भी लेकर के आते हो, एक सिंपल सी बात है कि जैसे x टू पावर 7 दे दिया गया, हम बोलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो भैया डिफरेंशिएशन इसका सिंपल सा, तुरंत इसके जनरल फॉर्म को रख दो, n x टू पावर n माइनस 1, n हुआ 7 तो यहाँ से 7x n आगे आ गया, x टू पावर n माइनस 1
7 माइनस 1 क्या आ जाएगा 7x टू पावर 6। कोई डाउट यहाँ पे? अगर कोई भी ऐसे आगे और दे देते हैं x टू पावर 8 तो इसका क्या होता है वही n x टू पावर n माइनस 1, n क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 तो आप क्या लिखोगे 7x टू पावर 7। बात समझ में आ गई ना? तो ये इसका जनरल फॉर्म हुआ कि एक स्टेप पे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी को इक्वेशन बना करके हम जैसे ही बताते हैं यहाँ पे इक्वेशन के टर्म में, तो आगे चलते हैं बेटा थोड़ा सा इस टर्म में। देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखते हैं इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। हम क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो कैसे लिखते हैं, dy dx ऑफ y इज इक्वल, पहले लिखने का टर्म देख लो कैसे लिखते हैं, dy यहाँ पे भी बेटा dx ऑफ x टू पावर 5 प्लस dy dx ऑफ x टू पावर 3 dy dx 10। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अभी बाद में क्या करोगे आप डायरेक्ट भी कर लोगे, लेकिन अभी एक स्टेप ध्यान दो बेटा यहाँ से। अब इसका डिफरेंशिएशन वही x टू पावर n, x टू पावर n x टू पावर n माइनस 1 ये फार्मूला यूज कर देंगे जब डिफरेंशिएशन करते होते हैं। यहाँ 5x हो जाएगा n x टू पावर n माइनस 1 5 टू पावर माइनस 1। क्लियर? ए स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप 3 आगे आ जाएगा 3x टू पावर 3 माइनस 1। क्लियर? प्लस कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमेशा 0 होता है क्योंकि ये यहाँ पे दिया गया है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है 0 होता है, उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब इसके आगे देखते हैं क्या हो जाएगा 5x टू पावर 5 से 1 निकला 4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3x टू पावर 2 आगे 0। हमें जो यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है जो मिल रहा है ये मेरा क्या हो रहा है, यही मेरा आंसर हुआ। आई बात समझ में कि इस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म ये हो गया। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं ना? बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। चलो अब एक न्यूमेरिकल हो गया, अब एक दूसरा न्यूमेरिकल इसी पे करते हैं। क्लियर ना? एक दूसरा न्यूमेरिकल अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो एक न्यूमेरिकल क्या हुआ, कोई डाउट यहाँ से? अब एक थोड़ा सा और ज़्यादा अगले स्टेप पे बढ़ते हैं तो उस तरीके का यहाँ से जैसे दिया गया है x प्लस रूट x प्लस 1/√x ऐसे दे दिया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बिल्कुल फिर इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखो अब क्या होता है कि क्या दिया गया है यहाँ पे, हम देखते हैं इसके आगे जैसे ही चलते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल, या आप इसको लिखते हो d/dx ऐसे लिख दो, नहीं तो ये होगा कि डायरेक्ट आपने कर दिया सर। यहाँ पे d/dx, इसके बाद क्या हो जाएगा d/dx, हर स्टेप को लिखो x। क्लियर ना? उसके बाद प्लस यहाँ से d/dx, ये चीज़ x जो रूट होता है वो हमेशा अगर पावर इसको रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। रूट जब भी हटेगा तो पावर 1/2 हो जाएगा। तो चलो हम रूट को यहाँ से हटा देते हैं, x टू पावर 1/2 हो गया। क्लियर ना? प्लस अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ 1/, यहाँ पे भी हटा देते हैं, x टू पावर 1/2 हो गया। कोई डाउट यहाँ पे? अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ से जैसे दिया गया dy/dx, क्लियर? पीछे दिख रहा है यहाँ नीचे, यहाँ से dy/dx, यहाँ से देखिएगा। अब इसका dy यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो dx/dx, वैसे भी देखेंगे dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर dx x टू पावर 1/2 यहाँ से प्लस, अब देखो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसको हम न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे। जब भी किसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाते हैं तो उसकी पावर हमेशा चेंज हो जाती है। पावर चेंज का मतलब पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। x टू पावर 1/2 है तो ऊपर जैसे लेकर के आएंगे यहाँ पे बेटा dy/dx ऑफ x टू पावर 1/2, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी dy/dx लिखना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, उसको समझना, ठीक है ना बेटा? यहाँ से ये चीज़ हमारा पूरा फॉर्म बन गया।
ये पूरा फॉर्म समझ में आ गया। अब इसके आगे यहीं पे इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, इसको हम लिखते हैं यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल, बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट, यहाँ पे बच रहा है 1 मेरा, ठीक ना, प्लस इस टर्म पे आते हैं, जैसे इसके आगे आते हैं, अब यहाँ से x टू पावर n हो गया, किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, x टू पावर n इज इक्वल n x टू पावर n माइनस 1, क्लियर ना। तो देखो यहाँ से n क्या है 1/2, तो यहाँ से n x टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 1/2 माइनस 1, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसके आगे जो तीसरा स्टेप है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ देखो तीसरा स्टेप, यहाँ से भी बेटा ये जो तीसरा स्टेप इसका वही n x टू पावर n माइनस 1 फार्मूला यूज करेंगे, n क्या होगा -1/2 इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, मीन्स इसका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, क्लियर, कोई डाउट। अब इस पे देखो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, हल्का सा, बहुत बड़ा ये नहीं है कि इतना, यहाँ से 1 ऐसे ही रहेगा प्लस बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2 और x टू पावर 2 1 जा 2, यहाँ से माइनस x टू पावर माइनस 1/2, ये चीज़ आ गया। और जब इसको थोड़ा सा और आगे अब यहाँ पे चलेंगे तो ये प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1/2 x टू पावर क्या आ जाएगा -3/2, -3/2, दिख रहा है वहाँ तक। अब इसके आगे देखिएगा 3/2, अब इसके आगे जैसे ही चलते हैं तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई 1 + 1/2 ax टू पावर 1/2 रूट हो जाएगा, ये नीचे ऐसे लिख लेंगे x और प्लस यहाँ से -1/2, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x रूट x लिखोगे, यहाँ से वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। बस इसको हमने जो न्यूमरेटर के अब डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख करके यहाँ से हमने लिख दिया 1 प्लस दिस, यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जाती है 1 + 1/2x, ये चीज़। तो ये इसका रहा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से ध्यान देना इस वाले इक्वेशन का, वो डिफरेंशियल। देखो यूज़ क्या हो रहा है, सिंपल सी बस है x टू पावर n इज इक्वल n x टू पावर n माइनस 1, ये हर जगह, ये इसका कॉमन है, ये इसका कॉमन फार्मूला है, ये हमेशा यूज होगा, ठीक ना। बाकी क्या कहते हैं, हमें जितने भी फार्मूले हो याद रखना है, जितनी आइडेंटिटीज़ हैं उसको उसी में पुट कर देना है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब इसके आगे देखिएगा दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है ना, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, जिससे और क्लियर हो जाएगा, इस वाले पे कर देते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो ठीक है, यहाँ से अब देखना इसको, दिख रहा है, ये तो साफ ही नहीं हो रहा यार, ठीक है ना, दिख रहा है ना वहाँ पे, क्लियर होगा कि नहीं, नहीं पता चला कि उसी में कई चीज़ें एक साथ पढ़ लो, ध्यान दो भाई। अब अगले टर्म पे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक भैया। चलो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया, सपोज दैट 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7 और 6x प्लस 3, एक आपको इक्वेशन दिया गया, ठीक ना। हमें सपोज कर लेते हैं यू हैव गिवन y इज इक्वल दिस, एक इसको दिया गया। अब इसको यहाँ y इज इक्वल, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो टर्म है, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, इसको एक टर्म मान लो, ये दूसरा टर्म में हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट अब किस फॉर्म में जा रहा है, ये इस फॉर्म में आ गया। देखो अब ये चीज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन हमने कहा जो कॉमन फार्मूला है हमेशा यूज होगा। देखो अब कैसे यूज हो रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस इक्वेशन किस फॉर्म में इक्वेशन है, जिस फॉर्म में है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम उसका नॉर्मल इक्वेशन लगा देते हैं, जो कॉमन होता है, कॉमन इक्वेशन होता है, कॉमन फार्मूला होता है, उसको लगा देते हैं। अब आगे देखते हैं y इज इक्वल UB के टर्म में बेटा, यहाँ से देखो अब क्लियर ना, दिख रहा है बेटा,
यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ से देखो अब यहाँ से क्या टर्म यू वी के टर्म में आ गया, तो u फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म 3x² प्लस 7, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 3, ठीक है ना भैया। अब उसके आगे यहाँ से प्लस सेकेंड टर्म क्या है 6x प्लस 3 इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 7, क्लियर, बोलो कोई डाउट। अब इस पे देखते हैं, चलते हैं आगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से, अब इसके फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं 3x² प्लस 7। अब इस ब्रैकेट को जैसे ओपन करते हैं तो भैया एक तो यहाँ से देखो, इसको जैसे ओपन करेंगे इसमें तो 6 यहाँ से इस ब्रैकेट में देखना 6 आगे हो जाएगा, यहाँ से dx बाई dx ये हो गया प्लस 3, अब 3 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे dy dx ऑफ 3, ठीक ना। वैसे हमको ये पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा है 0, डायरेक्ट मैं 0 भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्म को। ध्यान दो आगे, यहाँ से फिर अब ये चीज़ 6x प्लस 3, इसको ऐसे रहने दो। फिर अगले टर्म में चलते हैं, 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा इंटू dx² अपॉन dx, क्लियर ना, प्लस dy dx ऑफ 7, बोलो यहां तक दिख रहा है। अब जो 7 अगर देखा जाए dy dx ऑफ 7 dy dx ऑफ 3, ये दोनों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से जैसे ही लेकर के आते हैं तो फाइंड आउट करते हैं इसको 3x² प्लस 7। अब यहाँ से ए टर्म तो गया, यहाँ इज इक्वल टू 0, ए भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ से तो ये चीज़ कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा क्या 6, ओनली 6। अब प्लस इसके टर्म में देखो 6x प्लस 3, यहाँ से अब बेटा इन ब्रैकेट 3 क्या बचा, x² का डिफ्रेंशिएशन होना है। किसका होना है? x² का, ये दिया गया, ध्यान दो यहाँ पे x² का विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो उस पर फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, n x टू पावर, अब इस पे क्या लग जाएगा n x टू पावर n माइनस 1, तो n हो जाएगा 2x n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, क्लियर भैया। अब इसके आगे देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ इसको 6 3 जा 18x² और 7 6 जा 42 प्लस, अब यहाँ से देखो इसको ऐसे रहने दो 6x प्लस 3 इन ब्रैकेट, बेटा यहाँ से देखो x टू पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मीन्स 2x, 2 3 जा 6x हो गया, क्लियर। इसको जब सिंप्लीफाई पूरा किए तो वहाँ से क्या हो गया 6x हो गया। अब इसके आगे देखो यहाँ से 18x² प्लस 42 प्लस यहाँ से 6 6 जा 36x² प्लस 6 3 जा 18x, ठीक ना, बोलो। अब यहाँ से इसको क्या हो जाएगा, ये दोनों जैसे ऐड करते हैं 54, 18 और 36 क्या हो जाएगा 54² प्लस यहाँ से 18x प्लस 42, यहाँ से जो हमको वैल्यू मिली इसका डिफरेंशिएशन टर्म, इसका क्या हुआ डिफरेंशियल फॉर्म क्या हुआ, ये चीज़ हुआ। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे जो आंसर मिला वो क्या मिला, ए 54x² प्लस 18x प्लस 42 मिला। ये रहा डिफरेंशिएशन। अब इसी तरीके से आगे इसका यूज़ हम करते रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान देना। अब इसी पे क्या कहते हैं आगे डिफरेंशिएशन, अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि यहाँ पे जैसे साइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में दिया गया तो क्या होता है, ठीक है ना, उसके फॉर्म में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हम उसको स्टेप वाइज यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। कि अभी जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने 2-3 वहाँ पे फार्मूला बताया। सबसे ज़रूरी है कि उसका कॉमन
फार्मूला क्या है वो हमेशा याद रखना, वो अक्सर यूज़ होता रहेगा हमेशा। जैसे डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ, x टू पावर n इज इक्वल क्या हो गया, n x टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो वहाँ पे तो इतना मैंने जितना यूज़ किया उसका न्यूमेरिकल बताया। बेटा आगे बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल इसके फार्मूला हैं और यूज़ होते रहेंगे, जहाँ dy dx ऑफ log x, dy dx ऑफ log x, ठीक है ना। यहाँ बेस e है, यहाँ बेस a है, दोनों में चेंज आपको फार्मूले में मिलेगा। dy dx ऑफ साइन x का फार्मूला cos x होता है, dy dx ऑफ cos x का होता है माइनस है। मीन्स जब भी साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें cos x मिलेगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x। इस सब का यूज़ आगे न्यूमेरिकल में अभी आपको होगा, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ठीक ना। तो सबसे पहली चीज़ डिफ्रेंशिएशन में हमें क्या याद करना है कि डिफ्रेंशिएशन का किसी भी केस में जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, x टू पावर n का जब डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो, n x टू पावर n माइनस 1। ये चीज़ भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है, ये अक्सर यूज होता रहेगा, ठीक है ना। ये रहा डिफ्रेंशिएशन। जैसे आगे इंटीग्रेशन के टर्म में बात करते हैं, तो हमने इंटीग्रेशन की बात की तो हमने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, जो सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन का टर्म। ये क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। जहाँ पे भी ये लगा होगा इट मीन्स वहाँ पे इंटीग्रेट आपको करना है। अब क्या होता है, सबसे जैसे यहाँ पे भी एक कॉमन फार्मूला होता है इसका कि यहाँ से कि x टू पावर n इज इक्वल n x टू पावर n माइनस 1, वैसे ही इंटीग्रेशन के टर्म में एक कॉमन फार्मूला होता है, ये हमेशा यूज होगा। क्या होगा, हमेशा यूज होगा। जैसे यहाँ x टू पावर n dx इज इक्वल क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी एज अ कांस्टेंट टर्म हियर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म उसका कोई अगर लिखते समय नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फिजिक्स के लैंग्वेज में कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं उसके लिए, ठीक ना। आप जब डेरिवेशन अभी आगे करने लगोगे या इंटीग्रेट करोगे तो कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं है। तो यहाँ से ध्यान देना dx इज इक्वल एक्स प्लस 1, वैसे ही 1 अपान यक्स का जब इंटीग्रेशन जो होता है इंटीग्रेट करोगे तो log x यहाँ पे मिलता है। ई वाई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस डी एक्स का साइन एक्स होता है। आगे इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद रखना है। लेकिन अब ये देखना है कि अगर कोई इंटीग्रेशन, जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दिया गया, एक एग्जाम्पल दे दिया जाए इस तरीके से कि यहाँ से x टू पावर n x टू पावर 8 dx। अब ये क्या करना है, x टू पावर 8 dx, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन का सिंबल, हमें इंटीग्रेट करना है इसे। अब इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फार्मूला यूज कर दो, x टू पावर n प्लस 1। भैया x से यहाँ पे x टू पावर n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब 8 प्लस 1 अपान क्या है n प्लस 1, 8 प्लस 1 इज इक्वल x टू पावर 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 9। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, आंसर ए मिल गया, ठीक ना। यहाँ प्लस से लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए, कोई डाउट। ये चीज़ तो यहाँ से हुआ, एक चीज़ हो गया। दूसरा टर्म, जैसे अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस टर्म में यहाँ पे अगर दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ, अगला इक्वेशन यहाँ से देखो बेटा 3, यहाँ से ले लो 3x टू पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो और यहाँ से क्या कर दोगे x टू पावर 4, और x टू पावर 4 को वही फार्मूला अप्लाई कर दोगे, x टू पावर n प्लस 1 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, ए टर्म यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x टू पावर, यहाँ से 4 प्लस 1, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 5, ये चीज़ यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। ये चीज़ इंटीग्रेशन इसका ऐसे होता रहता है। अब इंटीग्रेशन में भी थोड़ा थोड़ा आगे जैसे बढ़ते चलते हैं, कोई इक्वेशन के टर्म में दे देता है, जैसे इक्वेशन के टर्म में। अब यहाँ से ध्यान देना, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ से, अगर देखते हो तो जैसे कोई भी यहाँ पे दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx, 2x प्लस 3 dx। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंड करोगे इसको। अब इसको ऐसे ओपन करोगे, 2 इस टर्म को कैसे लिखोगे, 2x dx प्लस यहाँ 3 बाहर हो जाएगा dx। क्लियर ना। इसको ऐसे ओपन करोगे बेटा, 2 x का x की पावर क्या होगी 1 होगी,
x की पावर 1 होगी। अब इसका फार्मूला लगा देंगे, x की पावर 1 मीन्स x की पावर n इज इक्वल x टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, x टू पावर 1 है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, क्लियर। प्लस अब यहाँ से देखो 3 dx का डायरेक्ट मैंने बताया dx क्या होता है कि वैल्यू x होती है, x। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x, यहाँ से बेटा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x। इसका यूज इस टाइप से होता है, क्लियर ना। अब इसका सिंपल ले रहा। अब जितने भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूमेरिकल हैं, वो बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना। इसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से एक उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल ही चलता रहेगा, लेकिन इन सारी आइडेंटिटीज को आपको याद करना है। और